आज के इस वीडियो में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत आने वाले टॉपिक बंधककर्ता के अधिकार नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि बंधककर्ता के अधिकार से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर देख लेते हैं। धारा 160 से धारा 164 बंधककर्ता के अधिकार। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 60 से धारा 69 तक में बंधककर्ता के अधिकार दिए हुए हैं, जिसमें मोचन का अधिकार अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो धारा 60 में दिया हुआ है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, तात्पर्य में बताया गया मोचन का अधिकार, जो धारा 60 में बताया गया है। मोचन का अधिकार बंधककर्ता का वह अधिकार है जिसके अनुसार वह बंधकदार को बंधक धन की अदायगी करके बंधक में रखी गई संपत्ति को छुड़ा लेता है। नंबर 2 पे आता है प्रयोग की शर्तें। मोचन के अधिकार का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों। नंबर 1, वैध बंधन का सर्जन किया गया हो। नंबर 2, बंधक धन देय हो गया हो। नंबर 3, देय होने पर या तो बंधक धन दे दिया गया हो या फिर बंधककर्ता उसे देने के लिए उत्सुक हो। 4 में बताया गया है, ऐसे में यदि बंधकदार संपत्ति को नहीं छोड़ता है तो इस अधिकार के प्रवर्तन के लिए बंधककर्ता न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। नंबर 5 में बताया गया है, इस अधिकार के प्रवर्तन पर बंधककर्ता को निम्नलिखित चीजें प्राप्त होती हैं। ए पॉइंट में संपत्ति का हक विलेख, बी पॉइंट के अंतर्गत आता है संपत्ति का कब्जा, सी पॉइंट में आता है संपत्ति के अन्य दस्तावेज, डी पॉइंट के अंतर्गत आता है बंधककर्ता की इच्छानुसार अन्य व्यक्तियों को कब्जा। इसमें वाद आया था वक्तावर बेगम बनाम हुसैन खातून। इस मामले में प्रिवी काउंसिल ने यह निर्धारित किया कि मोचन के अधिकार को तभी प्रयोग किया जा सकता है जब उपरोक्त शर्तें पूरी हों। नंबर 3 में जो पॉइंट है उसका नाम है आंशिक मोचन। सामान्यतः आंशिक मोचन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बंधकदार को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, किंतु यदि संपत्ति की स्थिति ऐसी है कि आंशिक मोचन कराने से बंधकदार को संपत्ति के उपयोग और उपभोग में कोई समस्या नहीं होगी तो आंशिक मोचन भी कराया जा सकता है। इसमें एक वाद आया था नीलकांत बनाम सुरेश चंद। इस मामले में प्रिवी काउंसिल ने यह निर्धारित किया कि यदि आंशिक मोचन कराने से बंधकदार को बंधकित संपत्ति के उपयोग और उपभोग में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही है तो आंशिक मोचन की अनुमति दी जा सकती है। नंबर 4 पे दिया गया है मोचन पर रोक। बंधककर्ता के मोचन के अधिकार पर रोक से संबंधित जो विधि है उसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, मोचन के अधिकार पर रोक का तात्पर्य है बंधक विलेख में ऐसी शर्त लगाना जो बंधककर्ता के मोचन के अधिकार को कमजोर बनाती हो या समाप्त करती हो। जैसे बंधककर्ता संपत्ति को कभी भी नहीं छुड़ा अर्थात मोचन करा पाएगा, या बंधककर्ता किसी विशेष समय में ही मोचन करा सकेगा, या बंधककर्ता बंधक धन शोध्य अर्थात देय होने के बावजूद भी 6 महीने बाद ही संपत्ति उसे छुड़ा सकेगा। नंबर 2 पर पॉइंट है वह इस तरह की सभी शर्तें शून्य होती हैं क्योंकि विधि यह मानकर चलती है कि बंधक धन की अवधि समाप्त होने के पश्चात ही बंधककर्ता का यह अधिकार तब तक बना रहता है जब तक कि न्यायालय द्वारा मोचन निषेध की आज्ञप्ति नहीं दे दी जाती। नंबर 3 पे आता है वह पॉइंट है ये ऐसा इसलिए है कि बंधक संविदा में समय बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसी प्रकार कहा जाता है कि एक बार का बंधक हमेशा के लिए बंधन होता है। वंस मॉर्गेज इज मॉर्गेज फॉर एवर। ऐसे ही यह भी कहा जाता है कि बंधककर्ता के मोचन के अधिकार को कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से छीन नहीं सकता। द राइट ऑफ रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज कैन नॉट बी स्नैच्ड बाय एनी पर्सन इन एनी कोर्ट वे। इसके अंतर्गत वाद आया था रघुनाथ सिंह बनाम मुसम्मात हंसराज। इस मामले में प्रिवी काउंसिल ने यह निर्णित किया कि बंधककर्ता को जीवन का अधिकार संपत्ति अंतरण अधिनियम द्वारा दिया गया है, इसलिए अधिनियम में दिए हुए सभी तरीके से ही छीना जा सकता है, पक्षकारों द्वारा नहीं। इसमें एक और बात आया था उसका नाम है मोहम्मद शेर खान बनाम सेठ स्वामी दयाल। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि मोचन के अधिकार को
संविदा द्वारा नहीं छीना जा सकता है और यदि ऐसी संविदा की गई है तो वह शून्य होगी। अगला वाद आया था मुरारी लाल बनाम देवकरण। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णित किया कि यदि मोचन के अधिकार को एक निश्चित अवधि के भीतर भी बाधित किया गया है तो ऐसा करार भी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तित नहीं होगा बल्कि शून्य होगा। एक अगला वाद आया था हरिवंश बनाम ओम प्रकाश। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णित किया कि यदि बंधक की अवधि निर्धारित नहीं की गई है तो किसी भी समय मोचन कराया जा सकता है। ऐसे में उस पर कोई परिसीमा नहीं लगाई जा सकती। अगला पॉइंट है, उसका नाम है नंबर 5। इसमें दिया गया है मोचन के अधिकार की समाप्ति। निम्नलिखित परिस्थितियों में बंधककर्ता का मोचन का अधिकार समाप्त हो जाता है। नंबर 1, विधि का परिवर्तन। यदि जिस संपत्ति को बंधक में रखा गया है वह संपत्ति बंधकदार को उत्तराधिकार में मिल जाती है तो ऐसे में मोचन का अधिकार समाप्त हो जाता है। नंबर 2 पे पॉइंट आता है, वह है सरकारी अर्चन अर्थात जब्ती। यदि लोक कल्याण के लिए सरकार बंधकित संपत्ति को जब्त कर लेती है तो ऐसे में भी बंधककर्ता का मोचन का अधिकार समाप्त हो जाता है। नंबर 2 पे पॉइंट आता है, वह है राज्य में निहित। यदि बंधकित संपत्ति राज्य में निहित हो जाती है तो ऐसे में भी मोचन का अधिकार समाप्त हो जाता है। नंबर 4 पे आता है, पक्षकारों द्वारा। यदि पक्षकारों द्वारा बंधकित संपत्ति का विक्रय, विनिमय या दान आदि कर दिया जाए तो मोचन का अधिकार समाप्त हो जाता है। नंबर 5 पे आता है, न्यायालय शुल्क। न्यायालय द्वारा यदि बंधकदार के पक्ष में यदि मोचन की डिग्री दे दी जाए तो ऐसी स्थिति में भी मोचन का अधिकार समाप्त हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।